हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। हमारा यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी वाईसीएससी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम पढ़ते हैं सूर्यातप यानी इंसोलेशन। सबसे पहले देखते हैं सूर्यातप की परिभाषा। सूर्यातप वह दर है जिससे पृथ्वी की क्षैतिज सतह द्वारा प्रत्यक्ष विकिरण ऊष्मा प्राप्त होती है। यानी पृथ्वी की क्षैतिज सतह द्वारा प्रत्यक्ष जो विकिरण प्राप्त होती है उसी को हम सूर्यातप कहते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं इसका सूर्यातप प्राप्ति के साधन। सूर्यातप प्राप्ति के साधन धरातल पर सूर्यातप रेशमें यानी किरणें रेज के रूप में सूर्य से प्राप्त होती हैं। यानी धरातल पर सूर्यातप किरणों के रूप में प्राप्त होती हैं। इनमें प्रमुख किरणें 3 प्रकार की होती हैं। देखते हैं पहला लघु तरंग क्या है? यह शॉर्ट वेव्स। इनमें परावैगनिक किरणें भी कहते हैं। इन्हें परावैगनिक किरण भी कहते हैं, यानी इनको परावैगनिक किरण के नाम से भी जाना जाता है। इनकी लंबाई 0.44 माइक्रोन से भी कम होती है। इनकी लंबाई जो होती है 0.44 माइक्रोन से भी कम होती है, अर्थात 1/250 mm से 1/700 mm होती है। इनकी स्पीड देख लेते हैं। इनकी स्पीड 1,86,000 मील प्रति सेकंड की गति से गमन करती है। इनकी स्पीड कितनी है? 1,86,000 मील प्रति सेकंड। ये संपूर्ण सूर्य शक्ति का, जो सूर्य से ऊर्जा आ रही है उसका मात्र 6% भाग ही होता है, जिनका केवल 2% भाग पृथ्वी तल तक आ पाता है। जो संपूर्ण सूर्य से शक्ति आती है यानी ऊर्जा, उसका 6% भाग लघु तरंगे होती है, जिनका 2% भाग ही धरातल पर आ पाता है। उन्हें ओजोन मंडल से अधिकांशतः अवशोषित कर लिया जाता है। फिर परावैगनिक किरणों को यानी सूक्ष्म लघु तरंगों को सब ओजोन द्वारा अधिकांशतः अवशोषित कर लिया जाता है। इन्हीं के द्वारा प्राप्त सौरिक ऊर्जा को ही विकिरण या सूर्यातप कहते हैं। जो इनसे प्राप्त धरातल को प्राप्त ऊर्जा होती है उसी को हम विकिरण या सूर्यातप कहते हैं। आगे देखते हैं दूसरा मध्य तरंगे, मिडिल वेव्स। ये कुल सूर्यातप शक्ति का 52% भाग होता है। यानी जो सूर्य से प्राप्त सूर्य शक्ति है यानी विकिरण जो भी आते हैं उसका 52% हिस्सा मध्य तरंगों का होता है। ठीक, इनकी लंबाई 0.44 mm से 0.84 mm के बीच होती है। कितनी होती है? 0.44 mm से 0.84 mm के बीच होती है। ठीक, प्रधानतः यह सफ़ेद रंग की होती हैं। कैसी होती है? इनकी कलर अगर पूछा जाए कैसा होता है? सफ़ेद। ठीक, किंतु कभी कभी ये इंद्रधनुष के रूप में भी दिखती हैं, जिसमें 7 कलर होते हैं, जिसे विबग्योर के नाम से जाना जाता है। अगला देखते हैं लंबी तरंगे यानी लॉन्ग वेव्स। ये संपूर्ण किरणों की 42% भाग यानी जो सूर्य से प्राप्त
होने वाली ऊर्जा है उसका 42% भाग कवर करती है। कौन सी? लंबी तरंगें यानी लॉन्ग वेव्स, तथा इनकी लंबाई 0.84 mm से बड़ी होती है, यानी 0.4 mm से ये बड़ी होती है। इन इन लंबी तरंगों द्वारा पृथ्वी को प्राप्त ऊर्जा मंडल में प्रवाहित होती है। यानी इन लंबी तरंगों द्वारा पृथ्वी के यानी सौर विकिरण प्राप्त ऊर्जा वायुमंडल में प्रवाहित होती है। जो पृथ्वी से उत्सर्जित होता है लॉन्ग वेव के रूप में ही होता है जो वायुमंडल को प्राप्त होता है। ठीक। आइए अब अगला टॉपिक देखते हैं, वायुमंडल की गर्म तथा शीतल होने की क्रियाएं। यानी वायुमंडल कैसे गर्म और ठंडा होता है। इसमें मुख्य रूप से सौरिक विकिरण, यानी वायुमंडल गर्म होने का मुख्य रूप से सौरिक विकिरण ही होता है जो पृथ्वी के द्वारा उत्सर्जित होता है, उसी से वायुमंडल गर्म होता है। पहला उसमें है कंडक्टर यानी संचालन, कंडक्शन, संवहन कन्वेक्शन तथा विकिरण रेडिएशन की विधियों से प्राप्त होती है। विकिरण से प्राप्त ऊर्जा से ही पृथ्वी गर्म एवं ठंडी होती है। किससे? विकिरण से प्राप्त ऊर्जा से ही पृथ्वी गर्म और ठंडी होती है। अगला देखते हैं, वायुमंडल के गर्म एवं ठंडा होने की क्रियाएं। वायुमंडल को गर्म करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान वायुमंडल को गर्म करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान पार्थिव विकिरण का होता है। इसमें कुछ भौतिक क्रियाएं होती हैं जिससे वायुमंडल के गर्म एवं ठंडा होने का क्रम जारी रहता है, वो निम्नलिखित हैं। आइए पहला है प्रत्यक्ष सूर्यातप से वायुमंडल का गर्म होना। यानी जो प्रत्यक्ष सूर्यातप से जो सूर्य से किरणें आती हैं डायरेक्ट उससे वायुमंडल गर्म होता है। वो डायरेक्ट 14% अवशोषित कर लेता है। जो सूर्य से डायरेक्ट आता है उसका 14% वायुमंडल गर्म करने में एब्जॉर्ब कर लेता है। तीव्रता के अनुसार यह लगभग 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक तीव्रता के अनुसार यह लगभग 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक की वायु को सूर्यतप का 7% भाग गर्म करता है। कितना? 7% भाग गर्म करता है। शेष भाग ऊपरी वायुमंडल की ऊष्मा प्रदान करता है। यानी शेष भाग जो बचता है वो ऊपरी वायुमंडल को गर्म करने में करता है। सौर विकिरण के इस सूक्ष्म अंश के द्वारा धरातल के निकट की वायु के तापमान में होने वाला परिवर्तन नगण्य होता है। क्या कह रहा है? धरातल के निकट वायु के धरातल के निकट वायु में होने वाले परिवर्तन नगण्य होते हैं। इस प्रकार वायुमंडल द्वारा अवशोषित सौर ऊर्जा अथवा परिवर्तित ऊर्जा वायुमंडल के ऊष्मन एवं शीतलन में विशेष महत्व नहीं रखती। क्या कह रहा है? इस प्रकार वायुमंडल द्वारा अवशोषित सौर ऊर्जा जो वायुमंडल अवशोषित कर लेता है उसको पृथ्वी के शीतलन और ऊष्मन में ज़्यादा रोल नहीं होता है। अगला पढ़ते हैं संचालन, कंडक्शन। संचालन का क्या रोल होता है? इस प्रक्रिया के अंतर्गत एक अणु स्पर्श द्वारा दूसरे अणु को ऊष्मा प्रदान करते हैं। वायु की प्रत्येक निचली परत से, जैसे एक लोहे को एक सिरा गर्म किया जाए तो दूसरा सिरा भी ऑटोमेटिक धीरे धीरे गर्म हो जाता है। ठीक उसी प्रोसेस पे
संचालन की प्रक्रिया होती है। एक इसमें मुख्य बात क्या है, फलतः यह धरातल की केवल कुछ, क्या कह रहा, फलतः यह धरातल के केवल कुछ फीट यानी लगभग 1 मीटर तक ही वायुमंडल का भाग गर्म हो पाता है। मुख्य रूप से गर्मी में तथा दिन के समय यह क्रिया अधिक प्रभावी होती है। यह क्रिया कब प्रभावित होती है, दिन के समय अधिक प्रभावित होती है। ठीक, अब देखते हैं संवहन। धरातल के ऊष्मन और शीतलन में सबसे महत्वपूर्ण रोल संवहन का होता है। जैसे देखते हैं, सौरिक विकिरण से ऊष्मा प्राप्त करने के बाद धरातल गर्म होने लगता है, जिस कारण उसके संपर्क में आने वाली वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है तथा फैलकर हल्की हो जाती है। हल्की हो जाती है। इसके विपरीत ऊपर स्थित वायु, इसके ऊपर वायु है, वह अपेक्षाकृत ठंडी होने के कारण भारी होने से नीचे बैठती है। जब नीचे से गर्म वायु जाती है और ऊपर की जो ठंडी हवा होती है उसका स्थान गिरने के लिए फिर नीचे आने लगती है। ठीक, द्वारा रिक्त स्थान पूर्ति, वही कर रहा है कि रिक्त स्थान पूर्ति करने के लिए प्रवाहित होने लगती है। इसके फलस्वरूप वायुमंडल में क्या होता है, संवहनी प्रणाली यानी संवहन की एक सिस्टम चक्र स्टार्ट हो जाता है। जैसे इधर से वायु ऊपर गई, फिर नीचे दूसरे साइड से आती है उसका स्थान लेने के लिए। ठीक, गर्म वायु के उत्पन्न संवहन, गर्म वायु में उत्पन्न संवहन धाराएं, संवहन धाराएं धरातल से प्राप्त हुई ऊष्मा को वायुमंडल में काफ़ी ऊंचाई तक ले जाती है। यह संवहन देखा, जैसे संवहन की क्रिया जितनी तेज होगी वो उतनी ही ऊंचाई तक वायु को गर्म करेगी, वायु की ऊपरी परत को गर्म करती है, वही बात कर रहा है। आगे पढ़ते हैं। क्षोभ मंडल में धरातल से कई किलोमीटर की ऊंचाई तक ये धाराएं प्रायः उत्पन्न होती हैं। क्या करें, क्षोभ मंडल में धरातल से कई किलोमीटर तक की ऊंचाई तक ऐसी धाराएं प्रायः उत्पन्न होती रहती हैं, संवहन के द्वारा प्रायः उत्पन्न होती रहती हैं। इसी कारण क्या करें, अगली लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। इसी कारण क्षोभ मंडल को संवहन कटिबंध, क्या कहें, संवहन कटिबंध भी कहते हैं। क्षोभ मंडल को संवहनी कटिबंध भी कहते हैं। विषमताओं से उत्पन्न वायु विक्षोभ यानी ट्यूबुलेंस 60 मीटर से 3000 मीटर की ऊंचाई तक 3000 मीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल की विभिन्न तापमान वायु की परतों में मिश्रण उत्पन्न कर देती है और वायुमंडल में ऊष्मन के लिए संवहन विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहले ही बता दिए थे कि वायुमंडल में या पृथ्वी की गर्म होने में ये संवहन की क्रिया महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। आगे पढ़ते हैं। ये विकिरण, रेडिएशन। ठीक, ये क्या कर रहा है, विकिरण यानी सूर्य से जब सौर विकिरण तरंगों द्वारा निकलती है तो वह लघु तरंग द्वारा सीधे पृथ्वी पर विकिरण विधि से उत्पन्न होती है। पहले ही बता चुके हैं कि सूर्य से आने वाली किरणें लघु रूप में होती हैं, जो मात्र कितना होती है, 2%। धरातल को 2% प्राप्त होता है और कुल ऊर्जा का 6% होती है लघु तरंगें। ठीक,
आगे बढ़ते हैं। सूर्य से जब सौर विकिरण तरंगों द्वारा निकलता है तो वह लघु तरंग किस रूप में, लघु तरंगों द्वारा सीधे पृथ्वी पर विकिरण विधि से पहुंचता है। इस क्रिया को विकिरण कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, विकिरण कहते हैं। यह विकिरण लघु व दीर्घ तरंगों के रूप में होता है। वायुमंडल सौरिक विकिरण का 14%, कितना, सौरिक विकिरण का 14% भाग जलवाष्प एवं धूल कणों द्वारा अपने में अवशोषित कर लेता है। पहले ही बता चुके हैं कि धूल कण और वायुमंडल 14% जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा होती है उसका 14% अवशोषित कर लेता है। तो आगे देखते हैं। पृथ्वी सौरिक विकिरण द्वारा प्रसारित ऊर्जा का, यानी सौरिक विकिरण द्वारा प्रसारित ऊर्जा का 51% भाग प्राप्त करती है। 51% भाग प्राप्त करती है। ऊष्मा प्राप्त करने के पश्चात पृथ्वी की सतह गर्म होकर विकिरण करना प्रारंभ कर देती है। जब पृथ्वी गर्म होगी विकिरण करेगी। प्लैंक का नियम है ना, जो वस्तु जितनी तीव्र गति से गर्म होती है वो कहीं जल्दी ठंडा भी होती है। जैसे गर्म होगी और वो है कि जो जो वस्तु विकिरण करेगी वो दीर्घ रूप में ही करती है। अच्छा आगे देखते हैं। पृथ्वी अपना विकिरण दीर्घ तरंगों के रूप में करती है। क्या करती है, किस रूप में करती है, ये क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी का विकिरण किस रूप में होता है, सूक्ष्म में या दीर्घ में। क्या बोलेंगे, दीर्घ तरंगों के रूप में। और सूर्य से विकिरण किस रूप में होता है, लघु तरंग के रूप में। ये याद कर लीजिए। पृथ्वी द्वारा विकिरण की ऊष्मा अधिकांश भाग यानी 90%, लगभग कितना, अधिकांश भाग 90% वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, धूल कण आदि द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इसमें जलवाष्प का महत्वपूर्ण रोल होता है। इसका जलवाष्प का महत्वपूर्ण रोल होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।